गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी आप लोगों को पता ही है, आज का टॉपिक है बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने से पहले ये एक चीज़ समझते हैं कि करेंसी क्या होती है। तो कुछ 2-2.5 हज़ार साल पहले जब से दो लोगों के बीच कुछ लेन देन शुरू हुई थी, तो वो लेन देन कुछ चीज़ों के तौर पे होती थी। जैसे किसी किसान को खरीदना है कुल्हाड़ी, तो वो किसान अपने गेहूं या चावल या कोई भी क्रॉप लेके जाएगा और वो कुल्हाड़ी खरीद के लाएगा। और उसी तरह से किसी लोहार को कपड़े चाहिए तो वो अपनी कुल्हाड़ी बेचेगा दर्जी को और उसके सामने कपड़ों की एक्सचेंज होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज जो होता था वो इतना इजी नहीं रहता था। तो उस टाइम पे किसी के माइंड में आया कि कोई एक मीडिएटर होना चाहिए जो करेंसी के तौर पे सर्कुलेट कर पाए। तो उस टाइम पे कॉपर, ब्रास और अलग अलग मेटल के सिक्के होते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता था कि उसकी जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती थी, कोई बड़ी चीज़ लेने के लिए काफ़ी सारे अमाउंट में सिक्कों की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर आगे जाके गोल्ड कॉइन आए। लेकिन गोल्ड कॉइन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था। जैसे कि कोई छोटी सी चीज़ खरीदनी है तो गोल्ड कॉइन इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर स्मॉलर परचेज। तो आगे जाके करेंसी नोट सर्कुलेशन में आई। जैसे उस टाइम पे जो भी स्टेट होते थे, वहाँ के जो भी किंगडम के राजा होते थे, वो ऑथराइज करके देते थे कि जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसकी पूरी जिम्मेदारी वो किंगडम के किंग की होगी। आगे जाके जैसे जैसे गवर्नमेंट्स आई तो गवर्नमेंट ने भी अपने करेंसी इश्यूज किए। जैसे आप कोई भी करेंसी पे देखते होंगे कि आरबीआई का गवर्नर का एक प्रॉमिसरी नोट होता है, इसीलिए वो करेंसी को नोट बोला जाता है, जहाँ पे लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये, 1000 रुपये देने का वादा करता हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ आप लेने के लिए, खरीदने के लिए जाते हो तो वो आप करेंसी नोट के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तो उस तरह से करेंसी का जो भी इतने सालों से सर्कुलेशन हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई 2009 में। सतोशी नाकामोटो करके एक प्रोग्रामर या डेवलपर थे। आज तक वो कौन है, कहाँ पे रहते हैं, वो कोई नहीं जानता। लेकिन एज पर गूगल एंड विकिपीडिया एंड जो भी रिकॉर्ड्स है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, तो उन्होंने ये प्रोग्रामिंग शुरू किया था और बिटकॉइन की शुरुआत वहाँ से हुई थी। पहला बिटकॉइन जो हुआ था कुछ $0.40 में क्रिप्टो करेंसी की कीमत थी, जो अराउंड 2011-12 तक भी $1 पर बिटकॉइन की प्राइस हुआ करती थी। अभी क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट कैसे आया तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी को पैसे भेजने हैं, जैसे लेट्स से कोई बॉम्बे में बैठा है और उसको न्यूयॉर्क में पैसे भेजने हैं, तो वो पैसा पहले जाएगा आरबीआई या कोई बैंक के रूट से इंडियन बैंक में, इंडियन बैंक से फिर फॉरेन बैंक में जाएगा और फॉरेन बैंक से जो भी न्यूयॉर्क में रिसीवर है उसको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो भी मीडिएटर है वो हमेशा बैंक इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उसके ऊपर ट्रैकिंग रखती है। तो जो मिस्टर सतोशी नाकामोटो थे, उनकी ये कैलकुलेशन थी या ये थॉट प्रोसेस थी कि पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मतलब पर्सन ए जो बॉम्बे में बैठा है और पर्सन बी जो न्यूयॉर्क में बैठा है, तो बिना कोई मीडिएटर के पैसों का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो उसके जो भी थॉट्स हैं और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई। तो ये पॉजिटिव पॉइंट जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में माना जाता है कि वहाँ पे कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री की बैंक या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो उसके अगेंस्ट में एक और वर्ड आया जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है, उसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो एक ब्लॉक, मतलब कि बैंक में जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें लेजर मेंटेन होता है। मतलब सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कौन से टाइम पे पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ, कितनी अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ। तो ये जो भी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन होते हैं ये एक ब्लॉक में सेव होते हैं। एक ब्लॉक की साइज होती है 2 MB। तो पूरे दुनिया में वर्ल्ड वाइड जितने भी मिलियंस या बिलियंस के क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तौर पे सेव होते हैं और अलग अलग ब्लॉक की एक चेन होती है। हर एक ब्लॉक आगे वाले और पीछे वाले ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होता है और ये जो पूरा यूनिवर्स है
वो मेंटेन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। और ये जितने भी डेटा, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड लाखों हज़ारों कंप्यूटर में सेव होते हैं। तो इसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी की हैकिंग या उसको जो भी इंटरप्शन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट माना जाता है, और उसकी वजह से सेफ्टी भी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिटकॉइन के जो भी एक्सचेंजेस हैं, जैसे आज की डेट में बाइनांस करके एक चाइनीज़ बिटकॉइन एक्सचेंज है, वो सब क्रिप्टो करेंसीज को मेंटेन करता है। और 42% क्रिप्टो करेंसी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो चाइना में हुआ था। काफ़ी सारे इवेंट और काफ़ी सारे न्यूज़ बिटकॉइन के बारे में सुने गए हैं। सबसे बड़ा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो इलॉन मस्क के बारे में है। अभी कुछ ही महीनों पहले इलॉन मस्क जो टेस्ला के ओनर है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर आपको टेस्ला कार बाई करनी है तो यू कैन पे थ्रू बिटकॉइन। तो ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आग की तरह फैल गई और लोगों को लगा कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है और बाइंग सेलिंग के लिए बिटकॉइन यूज़ हो सकते हैं। तो बिटकॉइन की जो भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि दूसरी करेंसी, डॉलर हो या रुपी हो या युआन हो, येन हो, पाउंड हो, वो सब करेंसी गवर्नमेंट प्रिंट कर सकती है। मतलब नंबर ऑफ करेंसी जो सर्कुलेशन में है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। लेकिन बिटकॉइन के केस में देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल। मतलब उससे ना कम हो सकते हैं ना उससे ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब वो रेयर है गोल्ड की तरह। तो इसी वजह से डिमांड जहाँ पे बढ़ती है कि लोगों को लगता है कि आगे जाके बिटकॉइन के प्राइसेस बहुत बढ़ेंगे, तो लोग खरीदने के लिए आते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई का रूल जैसे स्टॉक मार्केट में एप्लीकेबल होता है, उसी तरह से बिटकॉइन में भी डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। तो इसी वजह से जैसे ये न्यूज़ आई, आई थिंक मार्च 2020 में बिटकॉइन का प्राइस $4,000 था, वो बढ़ के सीधा $50,000 को भी क्रॉस कर गया। लेकिन उसके बाद फिर से रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले इलॉन मस्क ने फिर से एक ट्वीट के जरिए बताया कि बिटकॉइन के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और इसी वजह से इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। और वो उन्होंने अपना जो भी सपोर्ट है टुवर्ड्स बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी वो पीछे खींच लिया, क्योंकि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, या जो एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी में जो माइनिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो सडनली बिटकॉइन में काफ़ी सारा फॉल आया और काफ़ी $1 मिलियन का क्रिप्टो करेंसी में लॉस देखा गया। उसके अलावा चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भी अभी एक सर्कुलर बाहर निकाला है जिसमें उन्होंने बताया कि दे विल नॉट सपोर्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन थ्रू देयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो जैसे जैसे एक न्यूज़ आते जाते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। मैं पर्सनली यही मानता हूँ कि जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज ओन करेंसी है जैसे डॉलर, येन, पाउंड, वो बहुत कम फ्लक्चुएट होती है। मतलब आप डॉलर का फ्लक्चुएशन देखो तो पूरे साल में हार्डली 5% का फ्लक्चुएशन दिखाते हैं, तो वो स्टेबल करेंसी है। लेकिन बिटकॉइन या इथीरियम जैसे काफ़ी सारे जो करेंसी हैं वो ट्रांजैक्शन के तौर पे ना यूज़ होके एक तरह का गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन के तौर पे ट्रीट होते हैं। इसी वजह से एक दिन में ही 15-20% का उसमें मूवमेंट आता है, तो वो बहुत रिस्की पार्ट गिना जाता है। और काफ़ी सारे लोग फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई 5,000 से $50,000 हो गया बिटकॉइन, तो अभी मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे कमाने हैं। उसकी वजह से उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जाने बिना काफ़ी सारे लोग बिटकॉइन या अदर कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, बिटकॉइन काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन, जैसे एक डेटा के हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा मर्चेंट बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 3,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। जैसे डॉज कॉइन या कोई भी डेवलपर कल आके अपना कॉइन क्रिएट करेगा और वो कॉइन की आगे जाके कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, गवर्नमेंट वो सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, वो अभी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। उसकी वजह से इस तरह के क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की माना जाता है। इंडिया में काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया में बिटकॉइन लीगल है या नहीं है। इंडिया में एज पर करंट सिनेरियो लीगल है कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन
इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर, मतलब जैसे करेंसी में गवर्नमेंट या आरबीआई उसको लीगली मानती है, तो क्रिप्टो करेंसी इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। उसकी वजह से इंडिया में आपको कोई भी बाई सेल या परचेज कोई भी चीज़ करनी हो, वो कोई भी क्रिप्टो करेंसी से आप परचेज नहीं कर सकते। कैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में लेन देन हो सकती है, तो इंडिया में DCX कॉइन और कॉइन स्विच कुबेर करके काफ़ी सारे पॉपुलर ऐप्स हैं जिस पे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर KYC वो अपलोड करके आप करेंसी में ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी मिनिमम वैल्यू कुछ 100 रुपये से शुरू होती है। तो काफ़ी सारे यंग इन्वेस्टर जिनको बहुत जल्दी शॉर्टकट में पैसा बनाना है, they are very much hopeful for the any kind of investment in cryptocurrency and bitcoin। लेकिन मैं खुद इस क्रिप्टो करेंसी या कोई भी जो भी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, इसमें इतना होपफुल नहीं हूँ। काफ़ी सारे रीज़न है। एक डिबेट भी हुई है कि जितने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन हैं वो इलीगल एक्टिविटी, हवाला या तो जो भी ऑफशोर ट्रांजेक्शन होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। और कोई भी कंट्री ने आज तक आके ये नहीं बोला है कि हमारी कंट्री में कोई जो भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होगा वो ऑफिशियल गिना जाएगा। इसी वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो अमाउंट आपके पास एक्स्ट्रा है और वो अमाउंट कल जाके ज़ीरो हो जाए और आप उसको भूल सकते हो और रिस्क ले सकते हो, वही अमाउंट का आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी एसेट क्लास आपको समझ में नहीं आता तो क्लियरली आपको अवॉइड करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको सलाह हमेशा लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।